हेलो सभी साथियों, प्यारे सभी साथियों को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ मस्त होंगे, अच्छे होंगे। यहाँ पर यूपीएससी पेट का एग्जाम बहुत नजदीक है। यूपीएससी एसएससी पेट, यहाँ पर पेट का एग्जाम नजदीक है। साथ में एलटी ग्रेड और तमाम एग्जाम है जिसमें सब में जीके जीएस आती है। तो जीके जीएस के लिए ये एलटी ग्रेड और सब में जो है कारगर रहेगा। तो अभी जो फिलहाल 6-7 सितंबर को पेट का एग्जाम है, तो उसके लिए यह वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगा। चलिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे कि इसमें हम बात करेंगे रासायनिक तत्वों के नाम, यहाँ पर आपको इस वीडियो में बताएंगे। कुछ जो है यहाँ ग्रहों के से संबंधित बताएंगे। और इसके बाद में आपको यहाँ पर रबी, खरीफ और जायद की फसल, मौर्य वंश, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सभी लोग जो है बने रहिएगा। यहाँ मैं साइंस का भी टॉपिक यहाँ पे लेने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रासायनिक तत्वों के नाम और उनके सूत्र। पहला देखिए, साधारण नमक सबको आना चाहिए NaCl, सोडियम क्लोराइड इसका रासायनिक सूत्र है। अगला है बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा या जिसको बेकिंग पाउडर या खाने वाला सोडा भी कहते हो, जिसका रासायनिक सूत्र NaCO3 है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी इसका नाम है। धावन सोडा यानी धोने वाला, कपड़े धोने वाला सोडा यानी निरमा, वॉशिंग पाउडर जिसको कहते हो, Na2CO3 इंटू 10H2, इसमें 10 गुना पानी रहता है, पानी कपड़े धोने में लगता है। इस तरीके से इसको याद कर सकते हो। सोडियम बाई कार्बोनेट डेका, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, डेका माने 10, ये इसका फार्मूला हो जाएगा। और 22 में लगेगा जिसमें हाइड्रोजन है बीच में। कास्टिक सोडा का फार्मूला होता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। चलिए इसके बाद अगला देखते हैं, सुहागा। सुहागा यानी यहाँ पर सुहागा का मतलब क्या होता है? बोरेक्स। बोरेक्स यानी सुहागा Na2B4O7 इंटू 10H2। फिटकरी का फार्मूला है K2SO4 इंटू L2SO4 का होल थ्राइज इंटू 24H2। ये तो सबको ही पता होगा। इसके बाद में देखेंगे लाल दवा। लाल दवा का फार्मूला होता है KMNO4, पोटेशियम परमैंगनेट इसको कहा जाता है। पोटेशियम परमैंगनेट। कास्टिक पोटास KOH, कास्टिक पोटास KOH यहाँ पर याद रखेंगे। सोरा बहुत बार पूछा जाता है, सोरा का फार्मूला KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट। ब्रेंजक चूर्ण CaOCl2, इसका पूरा नाम होता है CaOCl2, CaOCl2, या इसको CaOCl एक में और Cl अलग भी कर सकते हैं। कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड इसका रासायनिक नाम होता है। फिर देखते हैं चूने का पानी किसको बोलते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग चूने का पानी या बुझा हुआ चूना इसको कहा जाता है। जिप्सम, जिप्सम जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये दोनों इंपॉर्टेंट जो है सूत्र हैं, कक्षा 10 में मिलते हैं ये। जिप्सम का सूत्र है कैल्शियम सल्फेट और यहाँ पर 2H2O, CaSO4 इंटू 2H2O, कैल्शियम सल्फेट इसका हो जाएगा। और इसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्या होगा? CaSO4 सेम रहेगा, लेकिन यहाँ 2H2O की जगह पर आधा H2 हो जाएगा, क्योंकि जिप्सम जब जल के अणुओं का त्याग करता है, जब गर्म किया जाता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। साथियों, चूना पत्थर, चूना पत्थर का आप लोगों को बताना है। चूना पत्थर, संगमरमर, खड़िया, चाक सबका एक ही होता है। संगमरमर का क्या है? CaCO3, तो चूना पत्थर का भी कितना होगा? CaCO3। नौसादर का क्या होगा? NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। लाफिंग गैस, हंसने वाली गैस, नाइट्रस ऑक्साइड N2O। और जो NO2 होती है वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होती है, और ये है N2O यानी नाइट्रस ऑक्साइड। चलो ये तो हमने अभी करा दिया आप सभी को। अब यहाँ पर देखेंगे सूर्य से निकटतम ग्रह कौन सा है? सबसे पास में कौन है? बुध है। और बुध जो है 88 दिन में जो है क्या कर लेता है? सूर्य की परिक्रमा कर लेता है। पृथ्वी से निकटतम ग्रह, सबसे निकटतम ग्रह कौन है? तो पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह कौन है? शुक्र है। कौन है? शुक्र है। सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन है? शुक्र है। चमकीला ग्रह कौन है? शुक्र है। सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति है। सबसे छोटा ग्रह कौन है? बुध है। सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह कौन है? पृथ्वी। पृथ्वी पर सब ज्यादातर लोग रहते हैं, इसलिए यहाँ घनत्व ज्यादा है। सर्वाधिक चमकीला ग्रह भी शुक्र है, पृथ्वी की बहन भी शुक्र है। लाल ग्रह मंगल है, आयरन ऑक्साइड के कारण। पृथ्वी की जुड़वा बहन शुक्र। वलय युक्त यानी छल्ले युक्त ग्रह कौन है? शनि। सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन है? शनि। शनि के पास सबसे ज्यादा जो है उपग्रह है। सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह कौन सा है? बुध। बुध का ताप अधिक है, क्यों? क्योंकि बुध सूर्य के निकट है, इसलिए इसका ताप ज्यादा होगा। और सबसे ठंडा ग्रह कौन सा होगा? तो यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो। उधर प्लूटो को तो हटा दिया गया है, तो
कौन सा होगा? नेपच्यून, ठीक, यानी वरुण। चलिए यहाँ पर कुछ चीजें देख लेते हैं, जैसे कि भाई फसलें जरूर पूछी जाती हैं, ध्यान देंगे यहाँ पर। जैसे सबसे पहले रबी की फसल पढ़ेंगे। रबी की अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, फरवरी मार्च में उसकी कटाई होती है। गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, राई, सूरजमुखी, तंबाकू, आलू, ये रबी की फसल है। खरीफ की फसल कौन है? जुलाई अगस्त में बोई जाती है, अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है। धान, मक्का, जूट, कपास, मूंगफली, ज्वार, बाजरा, अरहर, सोयाबीन, ये सभी दलहनी फसलें। और यहाँ पर जायद की फसलें जैसे मार्च अप्रैल में बोई जाती, मई जून में काटी जाती है, जैसे ककड़ी, खीरा, ठीक, तरबूज, खरबूज, यही सब हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे, एक देख लेते हैं ऊपर और इमेज वाला, फिर हम आप लोगों को ले चलेंगे मौर्य वंश की तरफ। तो यहाँ पर देखेंगे साथियों, ये हमारा पानी है, और इस पानी पर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो ये वाष्पीकरण पानी हो जाता है। वाष्पीकरण होने के बाद में क्या बन जाता है? बादल का रूप ये ले लेता है, और बादल संघनन होकर के यहाँ पर बड़े बड़े बादलों का रूप ले लेते हैं, और फिर उसके बाद में वो बादल जब टकराते हैं तो वर्षा होती है। वर्षा होती है, और वर्षा होने के बाद पेड़ पौधे पानी को पाते हैं, और साथ में यहाँ पर फिर से इकट्ठा हो जाता है, और पेड़ पौधे जो पानी सोखते हैं वो भी जो है वाष्प सूर्य के प्रकाश के वाष्पोत्सर्जन के द्वारा ये फिर से जो है ये फिर से हवा ऊपर वायुमंडल में उड़ जाता है। तो चलिए अब आपको लिए चलते हैं वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की तरफ। अगर साथियों ये टॉपिक अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और हाइप भी करिए। चलिए यहाँ पर मौर्य साम्राज्य से संबंधित टॉप 100 जीके के क्वेश्चन। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? आप सबको पता होगा, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? 321 ईसा पूर्व, 321 ईसा पूर्व, 321, जैसे 1 2 3 तो 3 2 1 आप लोग याद कर सकते हैं। मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र यानी जिसको हम पटना के नाम से जानते हैं, बिहार। मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र यानी पटना। चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की? नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को पराजित करके जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। और किसकी ये चाल थी? ये चाल थी आचार्य कौटिल्य, जिनको चाणक्य के नाम से भी जानते हैं, विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि घनानंद ने इनका क्या कर दिया था? अपमान, तो अपमान कर दिया था। इसीलिए इन्होंने ठान लिया था कि अब तुम गद्दी पे नहीं बैठोगे, और वहां पे चंद्रगुप्त मौर्य को बिठाया। इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? आचार्य चाणक्य यानी कौटिल्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस यूनानी शासक को हराया था? सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य ने किस यूनानी शासक को हराया था? सेल्यूकस निकेटर को। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब हराया? 305 ईसा पूर्व में जो है हराया था। सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त से संधि करके किसे दूत बनाकर भेजा? सेल्यूकस निकेटर जब हार गया तो किसको दूत बनाकर भेजा? मेगस खनिज को। मेगस खनिज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो है दूत बनाकर भेजा। मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका है। मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका हर बार पूछा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम समय कहाँ बिताया? चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय श्रवणबेलगोला में बिताया। जैन धर्म अपना लिया था, और श्रवणबेलगोला में अपना अंतिम समय बिताया, और वहीं पर जैन धर्म के अनुसार अपने जीवन का त्याग किया। अब थोड़ा सा जो है चंद्रगुप्त मौर्य का छोड़ के अब हम लोग पढ़ेंगे बिंदुसार के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा ही था कौन? बिंदुसार। बिंदुसार को कौन से नाम से जाना जाता है? बिंदुसार को अमित्र घात कहा जाता है, शत्रुओं का संहारक। ये शत्रुओं का को बिल्कुल मार देता था, पराजित कर देता था, तो इसीलिए इसको कहा जाता है अमित्र घात। अमित्र घात के नाम से भी जाना जाता है, यानी शत्रुओं का ये संहारक है। बिंदुसार किसका बेटा था? चंद्रगुप्त मौर्य का। बिंदुसार का यूनानी नाम क्या था? अमितोखलीस। यूनान के लोग इसको अमितोखलीस के नाम से जानते थे, इसलिए इसका यूनानी नाम हो गया अमितोखलीस। बिंदुसार के दरबार में किस यूनानी दूत को भेजा गया? जैसे चंद्रगुप्त मौर्य में मेगस्थनीज आया, इंडिका नामक पुस्तक लिखी, उसी प्रकार से बिंदुसार के दरबार में, उनके बेटे बिंदुसार के दरबार में भी डाईमेकस आया। कौन आया? डाईमेकस आया। ऐसे याद कर लीजिए, डाई बालों में लगाई जाती है, मेक माने चेहरे, चेहरे के ऊपर, तो डाईमेकस। डाईमेकस किसके आया? बिंदुसार के। बिंदुसार के समय मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तब भी पाटलिपुत्र में ही थी, पटना में ही थी। अब हम लोग अशोक महान को देखेंगे।
बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन था? अशोक। बिंदुसार का कौन था उत्तराधिकारी? अशोक। अशोक ने कब शासन किया? 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक जो है शासन किया। अशोक को सबसे पहले किस नाम से जाना गया? अशोक को चंडाशोक के नाम से जाना जाता था। अशोक को चंडाशोक के नाम से जाना जाता। अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया था? कलिंग युद्ध के बाद। कलिंग युद्ध जो है भीषण रक्तपात को देखकर अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया और कहा कि मैं कभी युद्ध नहीं करूंगा। कलिंग युद्ध कब हुआ? 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध हुआ था, तभी से उन्होंने युद्ध करना छोड़ दिया था। कलिंग युद्ध किस नदी के तट पर हुआ? कलिंग युद्ध दया नदी के तट पर हुआ और वहीं से दया भी प्रकट हो गई। किस कलिंग मतलब किसके? अशोक के हृदय में। अशोक ने बौद्ध धर्म किस भिक्षु से ग्रहण किया था? उपगुप्त से। उपगुप्त से जो है दीक्षा ली थी और बौद्ध धर्म अपना लिया था। चंद्र अशोक ने किस सभा की अध्यक्षता की? तो तृतीय बौद्ध संगीति की जो अध्यक्षता की, क्योंकि ये पाटलिपुत्र पटना में ही थी, इसीलिए यहीं पर तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कराया 250 ईसा पूर्व में अशोक ने किस भिक्षु को श्रीलंका भेजा? महेंद्र को। महेंद्र को जो है यहाँ पर कहाँ भेजा? श्रीलंका को भेजा, अपने लड़के को ही। महेंद्र के साथ किसे श्रीलंका भेजा? अपनी पुत्री, अशोक की पुत्री थी संघमित्रा, संघमित्रा को भी भेजा था। अशोक के राज्याभिषेक का उल्लेख कहाँ मिलता है? दीपवंश महावंश। अशोक के राज्याभिषेक, अशोक का राज्याभिषेक हुआ था, इसकी किसमें मतलब किस ग्रंथ में कहाँ पर उल्लेख मिलता है? तो दीपवंश और महावंश में इसको जो है मिलता है। अशोक ने किसे धम्म महामात्र नियुक्त किया? बौद्ध धर्म प्रचार के लिए। अशोक ने किसे धम्म महामात्र नियुक्त किया? बौद्ध धर्म प्रचार के लिए। अशोक के शिलालेख किस लिपि में है? अशोक के साथियों शिलालेख किस लिपि में है? तो ब्राह्मी लिपि में। अशोक के शिलालेख किस लिपि में? ब्राह्मी लिपि में। अशोक के शिलालेख किस भाषा में लिखे गए हैं? प्राकृतिक भाषा में लिखे गए हैं। अशोक के कुछ शिलालेख किस लिपि में है? खरोष्ठी लिपि में भी है। तो अशोक के शिलालेख किस किस माध्यम पर अंकित हैं? पत्थर और स्तंभों पर। अशोक के स्तंभ किस पत्थर से बने हैं? चूना पत्थर। अशोक के सबसे प्रसिद्ध शिलालेख कहाँ है? गिरनार, कालसी, धौली। अशोक का सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है? गिरनार शिलालेख। अशोक का राष्ट्रीय प्रतीक कहाँ से लिया गया है? सारनाथ स्तंभ से लिया गया है। अशोक ने किसे प्रियदर्शी और देवनामप्री कहा है? स्वयं को प्रियदर्शी और देवनामप्री कहा है। अशोक की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र पटना ही थी। अशोक के शासनकाल में कौन सा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था? तक्षशिला विश्वविद्यालय। अशोक ने कितने शिलालेख जारी किए? 14 प्रमुख शिलालेख प्लस लघु शिलालेख। अशोक की मृत्यु कब हुई? 232 ईसा पूर्व में अशोक की मृत्यु हुई। आप देखेंगे प्रशासन और राज्य व्यवस्था, आर्य मतलब अर्थव्यवस्था। मौर्य साम्राज्य का प्रमुख प्रशासनिक ग्रंथ कौन सा था? अर्थशास्त्र, जो कौटिल्य ने लिखा। अर्थशास्त्र किस विषय पर है? राजनीति, प्रशासन और अर्थनीति पर। अर्थशास्त्र से ही जो है पीएचडी किया था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। मौर्य प्रशासन की सर्वोच्च अधिकारी कौन था? राजा। मौर्य प्रशासन में सर्वोच्च अधिकारी राजा होता था। मौर्य प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, आज भी छोटी इकाई सबसे ग्राम है। ग्राम का मुखिया क्या कहलाता था? ग्रामिक। और राज प्रधान कहलाता है। मौर्य साम्राज्य का गुप्तचर प्रमुख क्या कहलाता था? संथाग। संथाग संथाग बोलते थे गुप्तचर को। नगर प्रशासन किसके अधीन था? नगराध्यक्ष के, जैसे आज एमएलसी होता है। यहाँ पर मौर्यकालीन सेना किस प्रकार की विभाजित थी? पदाति, अश्वारोही मतलब पद, पैदल वाले, घोड़े वाले, रथ वाले और हाथी वाले। मौर्यकालीन सेना की कुल संख्या कितनी थी? 6 लाख सैनिक थे। मौर्यकाल में कर वसूलने वाला अधिकारी कौन होता था? संहर्ता। अर्थव्यवस्था देखते हैं अब। मौर्यकाल में भूमि पर कर कितना था? उपज का 1/6। मौर्यकाल में उपज का 1/6। मौर्यकाल की प्रमुख आय का स्रोत क्या था? कृषि कर। कृषि पर कर लगाया जाता था और कृषि के कर से ही जो है आय आती थी। मौर्यकाल में व्यापार हेतु कौन सा धातु प्रयुक्त होता था? तांबा और चांदी। मौर्यकाल में मुद्रा किसे कहा जाता था? पर्णशिष्य पंचमार्क सिक्के को मुद्रा कहा जाता था। मौर्यकालीन व्यापार मार्ग का नाम क्या था? उत्तरापथ एवं दक्षिणा पथ, यानी उत्तर और दक्षिण की तरफ जो है व्यापार किया जाता था। चंद्रगुप्त मौर्य के किस बंदरगाह को विकसित किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने ताम्रलिप्त को। फिर कहता है मौर्यकाल में किस उद्योग का सर्वाधिक विकास हुआ? कपड़ा उद्योग का सर्वाधिक विकास हुआ। अब देखेंगे संस्कृत व धर्म। मौर्यकाल में कौन सा धर्म राज्य धर्म था? बौद्ध धर्म अशोक के समय। मौर्यकालीन में जैन धर्म का संरक्षण किस शासक ने किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया? जैन धर्म को अपना करके फिर श्रवण बेलगोला में
अपना अंतिम समय व्यतीत किया। अशोक ने किसे अपना धर्म कहा? नैतिक जीवन पद्धति। और अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया। अशोक ने किसकी हत्या करके राजगद्दी पाई? अपने 99 भाइयों की हत्या कर दी थी अशोक ने। और तब क्योंकि वो सब ऐसे ही थे, कामचोर थे, काम नहीं करते थे और इधर उधर बवाल में पड़े रहते थे, इसीलिए अशोक ने क्या किया, अपने 99 भाइयों की हत्या करके अपना स्वयं राजा बना। अशोक का प्रिय स्थान कौन सा था? बोध गया। बोध गया बिहार में है। बोध गया बिहार में। अशोक का प्रिय स्थान कौन सा था? बोध गया। मौर्य काल में बौद्ध धर्म को कहाँ कहाँ भेजा गया? मौर्य काल में बौद्ध धर्म को कहाँ कहाँ भेजा गया? श्रीलंका, म्यांमार, अफगानिस्तान, ग्रीस तक बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया गया। अशोक ने किसे यूनान भेजा? धर्मरक्षित। अशोक ने किसे मिस्र भेजा? महाधर्मरक्षित। माँ से महा, माँ से मिस्र। ठीक, यूनान से धर्मरक्षित। मौर्यकालीन कला का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण क्या है? अशोक स्तंभ। अशोक के सारनाथ स्तंभ पर, सारनाथ जो कुशीनगर में है, उत्तर प्रदेश, वहाँ सिंह चतुर्भुज राष्ट्रीय प्रतीक भी है। जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है वो भी क्या है? अशोक का स्तंभ। और उस पे 4 शेर बने हैं, 3 शेर सामने की तरफ, 1 शेर पीछे की तरफ। अशोक के स्तंभ पर बने चक्र को क्या कहते हैं? धर्म चक्र। धर्म चक्र परिवर्तन। यह धर्म चक्र आज कहाँ प्रयोग होता है? भारतीय तिरंगे में 24 आरे वाला, मतलब 24 तीलियों वाला जो है धर्म चक्र जो है उसमें झंडे में है। मौर्यकालीन गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं? अजीविक संप्रदाय से। मौर्यकालीन गुफाओं के उदाहरण हैं बाराबर और नागार्जुनी गुफाएं। अशोक के किस स्थान पर शिलालेख खुदवाया जहां बौद्ध धर्म का प्रचार प्रथम उल्लेख है? धौली। धौली में बौद्ध धर्म का प्रथम उल्लेख। अन्य जानकारी। मौर्य काल का सबसे बड़ा साम्राज्य किसके समय था? अशोक के समय था। मौर्य काल का सबसे बड़ा साम्राज्य अशोक के समय था। मौर्य साम्राज्य का पतन कब हुआ? 185 ईसा पूर्व। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। बृहद्रथ की हत्या पुष्यमित्र संघ ने किया और वहीं से जो है मौर्य वंश का शासन समाप्त हो गया। बहुत लोग पुष्यमित्र संघ को ही जो है राम मानते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखिए, जब मौर्य वंश की नींव पड़ी थी तो भी अंतिम शासक घनानंद घनानंद को पराजित करके जो था ये मौर्य वंश का नींव पड़ी थी। कौटिल्य ने जो है करवाया था। और इसी प्रकार से बृहद्रथ की हत्या हो गई। पुष्यमित्र संघ ने बृहद्रथ, पुष्यमित्र कह देते हैं कि मतलब ब्राह्मण था, और इसने भी जो है बृहद्रथ की हत्या कर दी अंतिम मौर्यकालीन शासक की। और जो है फिर इनका शासन चला गया। मौर्यकालीन सेना का प्रधान अधिकारी कौन था? सेनापति। मौर्यकाल में कर संग्रह विभाग का प्रमुख कौन था? संहर्ता। मौर्यकालीन समाज की मुख्य इकाई क्या थी? संयुक्त परिवार। मौर्यकालीन में दास प्रथा को क्या कहा गया? दास। मौर्यकालीन में सबसे बड़ा नगर कौन सा था? पाटलिपुत्र यानी पटना, जो राजधानी थी, जहाँ पे वो राजा थे सब लोग। तो भाई अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा तो आप लोग एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा, लाइक और साथ में हाइप। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र की तुलना किस नगर से की? सुसा यानी फारस से पटना की तुलना की। मेगास्थनी ने भारतीय समाज को कितने वर्गों में बांटा? 7 वर्गों में बांटा। मौर्य काल में वन विभाग प्रमुख को क्या कहा जाता था? वनाध्यक्ष। मौर्य काल में खनिज विभाग प्रमुख कौन था? अकाराध्यक्ष। मौर्य काल में नील विभाग प्रमुख कौन था? सीताध्यक्ष। मौर्य काल में जासूसों को क्या जाता था? गुप्तचर। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब हुई? 298 ईसा पूर्व। बिंदुसार की मृत्यु, चंद्रगुप्त के लड़के बिंदुसार की मृत्यु 273 ईसा पूर्व। अशोक का शासनकाल कितने वर्षों तक चला? लगभग 41 साल। मौर्यकालीन कर प्रणाली कहाँ से मिलता है उल्लेख? अर्थशास्त्र में। मौर्यकालीन सिक्कों पर कौन से चिन्ह अंकित होते थे? पंच चिन्ह। अशोक ने किसे धर्मदूत कहा? अपने धर्म प्रचारकों को। अशोक का बौद्ध धर्म अपनाने का सबसे बड़ा कारण क्या था? कलिंग युद्ध की विभीषिका। मौर्यकालीन सिक्के किस धातु के थे? तांबा, चांदी, सीसा। मेगास्थनीज किस शासक के समय भारत आया था? चंद्रगुप्त मौर्य। मेगास्थनीज किस यूनानी शासक का दूत था? सेल्यूकस निकेटर। मौर्यकालीन गुप्तचरों का मुख्य उद्देश्य क्या था? राज्य की सुरक्षा करना। अशोक के स्तंभ पर कितने शेर बने हैं? 4। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक किसे माना गया? सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ को। तो ये थे आज के कुछ टॉप 100 क्वेश्चन। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए, चैनल पे आने के लिए और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।